नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से शानदार संकेत, एशिया में मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा ऊपर। शुक्रवार को अमेरिकी मार्केट्स में रही थी शानदार तेजी, 800 पॉइंट उछला डाउ जोन्स। डॉक्टर रेड्डीज ने Q2 में पेश किए अच्छे नतीजे। किसी एक तिमाही में सबसे ज्यादा सेल्स, पीबीटी और इबीटा का आंकड़ा। वहीं मुनाफा 12% बढ़कर 1100 करोड़ के पार। मार्जिन्स में भी अच्छा सुधार। अनुमान से कमजोर रहे एनटीपीसी के Q2 नतीजे। मुनाफा 5.5% बढ़ा, मार्जिन्स पर पड़ी मार। लेकिन टाटा पावर के अच्छे रिजल्ट्स, प्रॉफिट 85% बढ़कर पहुंचा 935 करोड़ रुपए। ईपीसी मार्जिन्स में सुधार। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों L&T, भारती एयरटेल और टाटा स्टील के नतीजे। 20% बढ़ सकता है L&T का प्रॉफिट, फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन। और प्राइमरी मार्केट्स में बड़ा एक्शन। इस हफ्ते खुलेंगे 4 आईपीओस। आज से खुल रहा है DCX सिस्टम्स का इश्यू, साथ ही फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, बीकाजी फूड्स और ग्लोबल हेल्थ के आईपीओस भी लाइन में। चले भैया, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, और बहुत एक्शन पैक्ड हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है। रिजल्ट सीजन पिकअप करेगा और तूल पकड़ेगा। ऐसे ही मैं काउंट कर रहा था, इस हफ्ते निफ्टी की 15 कंपनीज के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। निफ्टी 50 की 15 कंपनीज, जिनमें से 3 तो आज ही लगे हुए हैं लाइंड अप। साथ ही इस हफ्ते सबसे बड़ा फोकस होना है सेंट्रल बैंक एक्शंस पर। तो कल से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत, सबकी नजरें वहां पर। उसके बाद थर्सडे को हमारा वो जो एक सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ था, आरबीआई ने कहा था हम भी एक एमपीसी करने जा रहे हैं, वो थर्सडे को लाइंड अप है। और साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आउटकम आना है। सो पूरी तरह से फोकस वापस सेंट्रल बैंक्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, इस बीच मूड कैसा है? बढ़िया है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 250 अंकों के उछाल के साथ आज मंडे की शुरुआत करेंगे। और इस तरह की तेजी इसीलिए क्योंकि यूएस में फ्राइडे को गजब का सेशन था। यूएस में हम लोग डाइजेस्ट क्या करके गए थे? 1/4 से 1.25% का दबाव। नैस्डैक 1.25% दबाव में था फ्यूचर्स, और डाउ के फ्यूचर्स 1/4% नीचे थे। एक्चुअल सेशन देखिए, क्या कमजोरी डाइजेस्ट करी और खुले वहां के बाजार फ्लैट। खुले कमजोर थे, डाउ इनफैक्ट 30 पॉइंट नीचे था शुरुआत ओपनिंग। वो 30 पॉइंट नीचे वाला डाउ 830 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इंटरडे चार्ट्स लगाइएगा, ट्रेंडिंग डे था, दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। तीनों बेंचमार्क्स 2.5 से लेकर 3% का जबरदस्त उछाल डिलीवर करके गए। इस तरह की तेजी पैन आउट होती हुई यूएस में नजर आई। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्की कमजोरी के साथ हैं, लेकिन तब और अब एक बार स्क्रीन पर आएगा। उन फ्यूचर्स को भी डिस्काउंट कर लूं, इस सुबह जो नरमी चल रही है उसके बावजूद देखिए आप परफॉर्मेंस 32,000 है, वो 32,800 नहीं है। डाउ फ्यूचर्स ठीक कराइए, 32,000 वाला डाउ 32,830 के लेवल्स पर खड़ा हुआ आज सुबह नजर आएगा। ये फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स है, फ्राइडे के 3:30 बजे से। ये जो डिफरेंशियल है, और ये क्रॉस बेंचमार्क डिफरेंशियल नजर आएंगे आपको, वही पूरा एशिया डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और वही एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है 1% मजबूत हम खुलेंगे। पर इस तरह की तेजी के पीछे रीजनिंग क्या है? कितना नीरज जी को भरोसा हो रहा है यूएस की इस रैली पर, ग्लोबल क्यूज पे जाएंगे। इस तरह के बढ़िया गैप अप के बाद हमारी रणनीति क्या होनी है, कहां तक चेस करना है, कैसा आउटलुक है, स्ट्रेटेजाइज क्या करें निफ्टी बैंक पे, वीरू से जानेंगे और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले ग्लोबल रख दीजिए, यूएस के बाजार स्क्रीन पर। जो मूड माहौल चेंज हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा नैरेटिव तो यह है, बात छिड़ी हुई है कि फेड एक बार 75 बेसिस हाइक करेगा, उसके बाद शायद ये चेन ब्रेक कर दे, दरें कम रिड्यूस बढ़ना शुरू हो जाए, उस होप में। पर वो डेटा तो ऐसा नजर नहीं आया। ये नैरेटिव आया कहां से? पीसीई जो आया कोर सितंबर में 0.5% उछल गया। अनुमान के मुताबिक वो इन्फ्लेशन बढ़े ही चले जा रहा है। तो ये कहानी कहां से बनने लगी? और इतना होप क्यों जान रहे? और स्टॉक मार्केट ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है उस कहानी को।
वो रिवॉर्ड कर रहा है जो आप कर रहे हैं। पीसी बढ़ के आया है। हाँ, आपको मैं कंपैरिजन में बताऊं तो वहाँ की जो हाउस होल्ड इनकम है वो 0.4% बढ़ के आई है मंथ ऑन मंथ। इंडिया की हाउस होल्ड इनकम प्री कोविड से नीचे चली गई है, लेकिन यूएस की अभी भी बढ़ के आ रही है। तो ये दिखाता है कि नंबर्स जो है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। जर्मनी का भी आप देखिए जीडीपी बढ़ के आया है। इंटरेस्टिंग है ना, जहाँ पे इतनी बुरी हालत है वहाँ पे भी जीडीपी बढ़ गया और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया वहाँ पे। यूएस पे वापस लौटते हैं। यूएस में ये जो बात अभी हम लोगों ने चर्चा की और पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूँ कि एक होप बिल्ड हो गई है कि इस बार 75, उसके बाद 50-50 कैसे करेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने बाकायदा नोट जारी कर दिया। वो कह रहा है कि हालांकि उन्होंने बढ़ा दिया है थोड़ी सी रेंज, 5% तक उन्होंने अपनी रेंज कर दी है। मार्च तक वो कह रहे हैं 5% हो जाएगा। तो उनका ये मानना है कि 75 अभी होगा, फिर अगली बार 50 होगा, उसके बाद 25-25 होगा, लेकिन जाएगा ऊपर। तो 5% तक की वो होप लेके चल रहे हैं। पूरा मार्केट इस बिल्ड पे है कि एक पाइवट है और यहाँ से आगे शायद अब फेड नहीं जाएगा, स्लो करेगा और धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देगा। ये वाले जो कैंप है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लॉजिक दे रहे हैं और उनके लॉजिक सुनेंगे तो आप कन्विंस भी हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब पॉल वॉल्कर के ज़माने से कंपैरिजन चलता है, वो आगे हम लोग 8 डिटेल में बताएंगे आपको कि पॉल वॉल्कर ने 10 से 20% किया था ब्याज दरें। यहाँ तो 0.25 से 3 हो चुकी है, 13 गुना बढ़ चुकी हैं। तो दुगना और 13 गुना। तो और फिर बेस लो है, बड़ा, ये सब बहुत डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन ये वाली जो थीम है ये बहुत बिल्ड हो गई है, इस पे ही पूरा मार्केट चलता चला जा रहा है। डाउ जोन्स ने 13 अक्टूबर के लोज से अब तक 15% की रैली करी है। नैस्डैक ने 10% की रैली की है। तो अब उसमें डिफेंसिव प्ले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। S&P ने 12% की रैली करी है। तो क्या ये रैली सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, या फिर तेरी कहानी याद आई 2 महीने वाला कहानी पूरी हो जाएगी अगर कमेंट्री सही नहीं की तो इस महीने के शुरुआत के जो 10 दिन हैं, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक में 5 ऐसे इवेंट होने वाले हैं जो पूरे 2023 के व्यू को तय करेंगे अगले 1 साल के लिए। उसमें क्या है, पहला तो आपका ये फेड मीट, 2 नवंबर की फेड मीट है। इन्फ्लेशन 3 नवंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है ब्याज दरों पे। उसके बाद फिर 4 नवंबर को अक्टूबर की जॉब रिपोर्ट है जो दिसंबर वाले रेट हाइक को तय करेगी। 8 नवंबर को यूएस फेड इलेक्शंस हैं और 10 तारीख को यूएस का सीपीआई। तो ये इवेंट है, ये तय कर देंगे कि आपका मार्केट कैसे चलेगा अगले 1 साल तक। क्योंकि अगर नैरेटिव में दम है कि नहीं, अगर दिसंबर में भी उन्होंने कहा नहीं 75 वाला ही चलता रहेगा भी, तो फिर मामला बदल जाएगा। तो ये अब अगले 10 दिन हमें बहुत ध्यान रखना है। अगले, ये हफ्ता वैसे इंपॉर्टेंट था, अब अगले 10 दिन दूसरा हफ्ता भी जोड़ दीजिए इसमें। अब ये डेटा पॉइंट दरअसल उस थ्योरी को एस्टैब्लिश करेंगे कि वाकई हवा में बातें हो रही कि सही में ऐसा हो सकता है कि 4 बार 75 के हाइक्स के बाद स्टेप डाउन करे उस पेडल पे फेड। इनफैक्ट सारे सेंट्रल बैंक ऐसा होप चलने लगी है। खैर जो भी हो, बढ़िया मूड मोमेंटम बन रहा है। एक बार दिखाइए जरा डाउ का इंट्राडे चार्ट, और वीरू के पास चलते हैं पहले। वीरू, निफ्टी बैंक पे आगे आता हूं। ये गजब का ट्रेंडिंग मूव 32,800 के पार अब जाके डाउ इस समय कामकाज करता हुआ, क्लोज होता हुआ, चार्ट पे रीडिंग क्या बैठ रही है? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। और जो कॉन्फिडेंस था हमारा निफ्टी बाय करने का, वो एग्जैक्टली 50% लिया हुआ था डाउ से। 50 डेमा को पार किया, 100 डेमा को पार किया, और लास्ट सेशन में अगर आप देखें शुक्रवार को फाइनली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया डाउ जोन्स ने। आशीष, अभी नीरज जी की मैं कमेंट्री बहुत गौर से सुन रहा था, और आप यकीन मानिए ये 10 दिन ही चार्टी के लिए भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ, ये लो से 15% की रिकवरी, आपने 150 200 डेमा को पार किया। इसे टाइमलाइन में अगले 10 दिन में अगर आप, मैं जो चार्ट लाया ना स्क्रीन पे आशीष, वो देखिएगा, हमने 200 डेमा को जो बाइसेक्ट किया। बड़ी चीज ये है कि यूएस में सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स काफी हद तक इस पीरियड में स्लिप हो गया है। नाउ वी आर एट 25। कहां 35 पे थे, कहां 25 पे थे। आशीष, एक लेवल है और वो है करीब करीब आप समझ लीजिए 33,070, 33,100 की ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है, जब वो चार्ट देखेंगे मैं जो लेके आऊंगा, CY20 की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो 4th टाइम स्ट्राइक करेगा डाउ। ये देखिए, ये स्लोपिंग डाउन ट्रेजेक्ट्री है ना आशीष, इसमें 4th टाइम स्ट्राइक करेगा डाउ 33,100 को।
और ये 33,100 के ऊपर और 33,070 के ऊपर सेटल होना डाउ के लिए बहुत ही बड़ा चार्टिकल ब्रेकआउट होगा, बहुत ही बड़ा, यकीन मानिए। इस CY20 एंटायर 12 मंथ की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। यस, 32,900 33,100 एक टसल पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये फंसेगा, बट वंस क्रॉस्ड बहुत शानदार मूव आएगा। लेकिन हाँ, बिटवीन 32,800 33,100 थोड़ा सा अपना संयम बरतें, मतलब ये वो जोन है जो कि शायद ही इस इंडेक्स को परेशान करेगा। लेकिन इस 10 दिन में जो डिफाइन किया नीरज जी ने, सबसे बड़ा क्रिटिकल लेवल यही है 300 पॉइंट का, 32,800 से 33,070। आशीष, और ये ध्यान रखिएगा, ये डाउ का 4th स्ट्रेट हफ्ता है वीक ऑन वीक गेन्स का। और ये नीरज जी कह रहे हैं ना 15%, 14.5% मंथ टिल डेट डाउ में उछाल। 1976 के बाद इतना स्ट्रॉन्ग मंथ डाउ ने अब तक डाउ पोस्ट जब नहीं से करा। बना है तब से और पहला ये महीना जब है। हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, ब्याज से और 75 बेसिस पॉइंट बढ़ने की, इस तरह की एक मंथ की तेजी आपकी स्क्रीन पर। ये है पोजीशनिंग यूएस के बाजारों की, ये है मूड माहौल। ऐसे में जरा फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मिला जुला कामकाज होता हुआ नजर आया था, खैर डिटेल पे नहीं, वो स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको। वीरू, निफ्टी बैंक कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए भैया? देखिए आशीष, अप्रोच बिल्कुल वही रहेगी, स्टे लॉन्ग बाय द डिप्स। प्रीवियस हमारा बेस वन क्या था? 17,710। 810 के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और 710 के ऊपर देखिए आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे थोड़ा सा भरोसा करना है, चार्ट से भरोसा करना है। जो प्राइस कह रहा है उसको अगर आप देखें कन्विंसिंगली एक्सेप्ट कीजिए और पुट राइटर्स के कन्विक्शन जोन पे फोकस कीजिए। आशीष, प्रीवियस पुट राइटर्स का जोन था 17,710 हमारा बेस था, आया वहां से शूट अप हो गया क्लोजिंग में। बाय द डिप्स ये रिवॉर्ड दे रहा है और याद रखिएगा थोड़ा सा ट्रेड कैरी करने में रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है आजकल। खैर, मैं आऊंगा पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। आशीष, 1568 करोड़ रुपए FIs की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, 613 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग। FIs ने थोड़ा सा यहाँ पे इंडेक्स बेचा था, स्टॉक फ्यूचर बेचा था, माइट बेर आप देखें वीकेंड फैक्टर हो सकता है, बट 5800 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें शॉर्ट थे, 623 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 790 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 62,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, कॉल ऑप्शंस 1,26,000 लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 1,17,000 कॉल शॉर्ट। लेकिन ये एक ऐसे सेशन का डेटा है जो यहां से 200 पॉइंट नीचे का था। आशीष, ये गैप अप मिल रहा है आपको, कैसे अप्रोच करें? देखिए जरा आप प्लीज कॉल राइटर के सेट्स को लेके आइए। आशीष, आप देखेंगे कि इस जोन में अभी से नहीं काफी समय से 3 कॉल राइटर्स काफी एक्टिव थे। आशीष, 17,700, 800, 900, और यही आपको बार बार परेशान कर रहे थे। बट आज इन कॉल राइटर्स को ऑन द सेकेंड डे ऑफ द नवंबर सीरीज एक अगर आप देखें सेटबैक मिलेगा। 17,800 यहाँ पे 50 लाख, 18,000 यहाँ पे 50 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। तो ये कॉल राइटर्स का जोन अगर हम टाप जाते हैं इस गैप अप के साथ तो अच्छी बात है। पुट राइटर्स अभी भी याद रखिएगा 17,700 पे खड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए रिवॉर्ड मिलेगा डिप्स को बाय करने में। सो क्या है डिप्स? आज का पहला बेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। आशीष, आप देखेंगे इट्स 17,910 एंड 17,854 हमारा पिछला स्विंग हाई, मतलब इसी दौर का, और 17,910। इसके ऊपर के डिप को बेस वन के जरूर बाय कीजिएगा। बाकी ये हम तय नहीं कर सकते कि ओपनिंग के बाद मोमेंटम परसिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बट अगर हम रेजिस्टेंस के जोन यानी 17,972 और 18,016 काट रहे हैं, और याद रखिएगा 930 से लेकर 1030 के बीच में 18, 17,900 और 17,800 पे आपको पुट राइटिंग मिले। आपको देखना पड़ेगा कि वो जो पुट राइटर 17,500, 600, 700 पे है वो उठ के 800, 900, 18,000 पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तब बाय कीजिएगा। हायर स्विंग आपको 18,016, 18,098, 132, 172 तक मिल सकता है। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, बट वो ट्रेड होगा थोड़ा संभल के। क्यों? क्योंकि हमें पुट राइटर्स का शिफ्टिंग, उनकी जो डेल्टा ड्रिफ्टिंग है, सॉरी जो वो पुट राइटर का कन्विक्शन है वो ऊपर आना चाहिए। ऐसे अप्रोच कीजिए, बेस वन को जरूर रिस्पेक्ट कीजिएगा। रही बात निफ्टी बैंक की, आशीष, एक इवेंट जो अनशेड्यूल्ड इवेंट आ गया, अगर आप देखेंगे जो RBI की मीट, इसने थोड़ा सा अगर आप देखें कॉल राइटर्स को कन्विक्शन दे दिया है। प्लीज जरा निफ्टी बैंक की पिरामिड लेके आइए, कैसे 41,500, कैसे 42,000, कैसे इनफैक्ट 41,300, 400, इवन 41,000 पे कॉल राइटिंग हुई आशीष। बट अगेन इट्स अ गैप अप। देखिए बैंक निफ्टी के गैप अप को थोड़ा सा संभल के चेस कीजिएगा, क्योंकि ये इवेंट के बीच में है आशीष। फिर कहूंगा
ज्यादा अच्छा है कि आप डिप को बाय करिए। प्लीज बेस 1 बेस 2 को मॉनिटर करिएगा, बट अगर आपके पास लॉन्ग है या फिर पिछले सेशन से आप बेस 1 के आसपास बाय करके आए हैं, याद रखिएगा 41,590 ये ट्रेजेक्ट्री पार होती है तो बैंक निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई और 41,910 ये ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। बट स्टिल आई मीन आशीष, मैं कंफर्टेबल निफ्टी पे हूं और उसका एक बड़ा कारण है रिलायंस ने ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज सारे शॉर्ट होल्डर्स को और कॉल राइटर्स को ट्रैप किया है। आशीष, ओके, ये हो गई आज की स्टडी, बिल्कुल ठीक है। टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, बाजार आपको ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है अगर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में समय मार्केट्स आते हुए, जो पिछले हफ्ते के रेजिस्टेंस जोन्स थे उसको तो आज खुलते ही हम ब्रीच कर रहे हैं। हम 18,000 के पॉकेट्स को आसपास हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। पर एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी के करंट भाव में थोड़ी सी डिस्पैरिटी भी है, उस बात का ध्यान रखिएगा। 830 पे छोड़ा हुआ इस समय, हाँ 170 अंक का उछाल दिखाएगा बाजार, बिल्कुल ठीक। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज, कई सारे रिजल्ट्स आए थे जिस पे हमें आज खुलते ही रिएक्ट करना है। आने वाले नंबर्स पे तो मैं बाद में बातचीत करूंगा, पहले जान ली जाए कहां का नजर रखनी है। अजदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। वेदांत रेडार पर रहेगा आज। नतीजे आ चुके हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आया, करीब 53% तक की गिरावट देखने को मिली है। 2,690 करोड़ पर ये आया है आंकड़ा। इबिटा में भी हम देख रहे हैं करीब 29% तक का नुकसान देखने को मिला या फिर प्रेशर देखा गया है, 7,282 करोड़। दरअसल इस बार इनपुट कॉस्ट जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट और जो इनके स्प्रेड्स हैं वो काफी संकरे रह गए हैं, तो उसका कुछ दबाव देखने को मिल रहा है बिट्टा पर। हाँ, रेवेन्यू में करीब 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 34% से घटकर 20% पर आए हैं। हालांकि एल्यूमिनियम बिजनेस में करीब 4% तक की सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। जिंक सेगमेंट में एबिटा वाइज सीक्वेंशियल बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस है, ज्यादा वहां पर प्रेजेंस बढ़ी नहीं है कंपनी की। एक ऑयल बिजनेस में है विंडफॉल टैक्स, इन्होंने ऑफ कोर्स डिक्लेयर किया करीब 520 करोड़ का। इसके अलावा अगर आप इसको हटाकर देखते तो एक मिस ही है। तो ये इनफैक्ट वेदांता की बात हुई। एनटीपीसी, और एनटीपीसी अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर देखने को मिला है, अनुमान से कम रहा है ये आंकड़ा, 3,156 करोड़ के आसपास अपेक्षा थी, 3,600 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिलेगा। इबिटा भी आप देखिएगा 9,521 करोड़ पर। इबिटा में परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, और रेवेन्यूज में भी करीब 29% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि जो इनके जॉइंट वेंचर्स है वहां पर लॉसेस आए, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर दबाव देखने को मिल रहा है मुनाफे पर। कंपनी ने कहा है कि जनरेशन वाइज करीब 12% इजाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर, और जो कोल का जो पीएलएफ है वो कम हुआ है, 74% के आसपास है। पिछले साल इसी तिमाही में 80% के करीब था। तो ये एनटीपीसी की बात हुई। लेकिन टाटा पावर के परफॉर्मेंस पर अगर आप ध्यान दें तो ये बेहतर है। यहाँ पर 935 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, करीब 85% तक की ग्रोथ है। रेवेन्यू में 43% तक का इजाफा, एबिटा में भी करीब 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन्स हालांकि स्टेबल नहीं रहे हैं, 17% के मार्जिन्स 12% पर आए, लेकिन अक्रॉस वर्टिकल्स ग्रोथ देखने को मिली है। ईपीसी में हालांकि इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में वृद्धि जरूर देखने को मिली है, और इंडोनेशिया की जो कोल माइंस है वहां से कुछ मुनाफा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बात हुई टाटा पावर की। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा डॉक्टर रेड्डीज पर, और डॉक्टर रेड्डीज का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। आप गौर करेंगे तो रेवेन्यू में करीब 9% तक का इजाफा, 6,305 करोड़, उम्मीद से बेहतर। इबिटा आया है 1,932 करोड़, उम्मीद से काफी बेहतर। मार्जिन्स हमने देखे, एस्टिमेट था 22% का, लेकिन ये 30% पर आ गए, यानी कि 3% मार्जिन से एक्सपैंड कर पाए हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी भी आप गौर करें तो करीब 12% तक की वृद्धि देखने को मिली है। अब ग्रोथ कहां से आई है? लार्जली सेल्स जो ड्राइव हुई हैं वो नॉर्थ अमेरिका और इनके रशिया बिजनेस से ग्रोथ देखने को मिली है। रशिया का मार्केट खासतौर से करीब 4% ऊपर है ईयरली बेसिस पर। क्वार्टरली यहाँ पर 85% तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये एक और स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, दो और खबरें जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। एक तो हीरो मोटोकॉर्प, कंपनी ने दरअसल फेस्टिव सीजन का अपडेट शेयर किया है। इन्होंने कहा है कि इस फेस्टिव सीजन में डबल डिजिट रिटेल ग्रोथ देखने को मिली है, 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के लिहाज से। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट गेन इनके मार्केट शेयर में इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। 100 सीसी सेगमेंट, 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो एक पॉजिटिव है हीरो के लिए। दूसरी तरफ नायका, जहां पर फ्राइडे को हम बात कर रहे थे, वो लॉक इन पीरियड
प्री आईपीओ निवेशकों का जो 10 तारीख को खुलेगा, उसके बाद स्टॉक दबाव में था। हालांकि कंपनी की ओर से अपडेट आया, आपको याद होगा बोनस कंपनी ने इशू किया, उसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो फिक्स थी करीब 3 नवंबर। अब इसे रिवाइज करके 11 नवंबर कंपनी ने कर दिया है और वो लॉक इन पीरियड 10 तारीख को खुलेगा। तो ये भी एक चीज जो आपको नायका के लिहाज से पर्सपेक्टिव में रखनी चाहिए। रखिए इन तमाम स्टॉक्स के रडार पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी और साथ साथ आज का ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब सुबह सुबह जुड़ते हुए। अनुज जी, आए गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, कहां कमाई के मौके कमोडिटी मार्केट्स में? आशीष जी गुड मॉर्निंग। देखिए मोमेंटम काफी है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, 110 के आसपास आ गया है, तो उसके बाद हमने कमोडिटी मार्केट में एक मोमेंटम आते हुए देखा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में दिवाली के बाद अगर देखें तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। हमें लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल रेंज में ही रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई फ्रेश ट्रिगर अभी तक नहीं है। बट हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कमोडिटी मार्केट में रह सकती है। स्ट्रेटेजी वाइज अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमें लगता है कि करीबन 50,300 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 50,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, 50,800 तक लेवल देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1640 के आसपास लेवल चल रहे हैं। हमें लगता है कि $1650-1655 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। करीबन 58,000 के आसपास मार्च कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी कर सकते हैं। 57,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि 19.30 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो बुलियन नजर पे है भाई, सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने का कॉल। अनुज जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। जाते जाते आज का इवेंट्स कैलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट 3 निफ्टी के रिजल्ट्स आने, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई, लार्सन एंड टूब्रो, भारतीय एयरटेल और साथ में टाटा स्टील। कैश मार्केट के नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं मैं। एलटी फूड्स की आज बोर्ड मीटिंग है, स्ट्रैटेजिक प्लान्स और पोटेंशियल फंड रेजिंग डिस्कस करना चाहते हैं। मुरुदेश्वर सिरामिक्स प्रमोटर्स को वारंट जारी करना चाहते हैं। स्टॉक्स में तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, ध्यान रखना है इस बात का। एक्स डेट जो है वो स्क्रीन पर आ जाएंगी। आज से जो डीसीएक्स सिस्टम्स का आईपीओ खुल रहा है, वेडनेसडे तक खुला हुआ है। 197 से 207 रुपए का प्राइस बैंड, 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर, 500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करना यह कंपनी चाहती है। सुवेन लाइफ साइंसेज का राइट्स इश्यू, अगर आपके पास 18 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर थे तो आपको राइट्स इश्यू के लिए आज से खुल रहा है। एंटाइटलमेंट रेशियो, हर 2 शेयर जो थे आपके पास उस पर 1 राइट्स एंटाइटलमेंट। आज नेशनल यूनिटी डे है, तो आप सबको ढेरों बधाइयां। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं दिखाएंगे क्या डायरेक्टर साहब? आज नेशनल यूनिटी डे हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में हम तो नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुनिया की कई सारी कंट्रीज आज हैलोवीन सेलिब्रेट करने जा रही है, रिमेंबरिंग द डेड। तो न्यूज रूम में कोई कह रहा था जैसे हम पितृपक्ष मनाते हैं वैसे, हाँ उसी टाइप अंग्रेजों का पितृपक्ष। अंग्रेजों को। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक। एक काम कर रहा हूं, ब्रेक ग्लोबल क्यूज अच्छे, एसजीएक्स तेजी में, जाते जाते छोड़े जाता हूं विजय केडिया साहब के नए गाने के साथ आप लोगों को। लौटेंगे जब ब्रेक के बाद तो सीधा सौदा की करेंगे शुरुआत। नमस्कार। FI के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11। पॉकेट में ये माल फूकते इनके बाप का क्या है जाता, ब्लाइंडली इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता। ओ मैं तो मर गया मम्मा, ओ मैं तो मर गया मम्मा, ओ मैं तो मर गया मम्मा, ओ मैं तो मर गया मम्मा। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत।